Yes, good morning, everyone. This is a fast track discussion on the topic exempted deposits. आपने इसके पहले deposits का एक revision video देखा होगा, and this video is totally focused on the list of exempted deposits, and this list is given in the company's acceptance of deposit rules. Now, इस list की एक खास बात है कि आप इसमें देखोगे कि they don't ask in the exam give the list of exempted deposits 10 marks. ऐसा question नहीं आता है. बट उनमें से कुछ पॉइंट्स पिक करके वो इंटीग्रेटेड केस स्टडी के पार्ट्स हो सकते हैं या उन पे 4 मार्क 3 मार्क का एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. तो आइए जल्दी से लिस्ट को देख लेते हैं. सबसे पहले अगर कोई अमाउंट आपको गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिला हो तो वो एग्जेम्प्टेड है, या आपको कोई फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल बैंक से मिला हो तो वो भी एग्जेम्प्टेड होगा. उसके अलावा बैंकों से अगर आपको कोई पैसा मिल रहा हो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड. इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल रहा हो, या आपने पैसा रेस किया है अगेंस्ट कमर्शियल पेपर. सो व्हाट वाज कमर्शियल पेपर? शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. इट्स एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट. तो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो कमर्शियल पेपर के अगेंस्ट में अगर आपने पैसा रेस किया है, या आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करके अगर आपने पैसा रेस किया है, ये कमर्शियल पेपर वाला जो पैसा जो भी है, ऑफ कोर्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आरबीआई गाइडलाइंस पिक्चर में आते हैं. उसके अलावा दिस इज पॉइंट रोमन 6. अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम अनदर कंपनी. एक कंपनी जब और एक कंपनी से इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स लेती है तो वो डिपॉजिट्स का सेक्शन उन्हें कंप्लाई नहीं करना होगा. दे आर ट्रीटेड एज एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स. अब आप पूछेंगे क्या एक कंपनी एचयूएफ से लोन ले सकती है, क्या एक कंपनी एलएलपी से लोन ले सकती है? तो यूजुअली इसमें देखा जाता है कि प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, उन एचयूएफ को अपना मेंबर बना लेती है एंड फिर वो मेंबर्स का बोलकर एचयूएफ से लोन ले लेती है, या उस एलएलपी को अपना मेंबर बना लेती है और उस एलएलपी से फिर लोन ले लेती है. या वो एलएलपी या एचयूएफ कोई गुड सप्लाई कर रहा होता है तो उसके अगेंस्ट में, एडवांस के अगेंस्ट में वो लोन ले लेता है. आई विल कम टू दैट पॉइंट इन सम टाइम. उसके अलावा आप देखोगे यहां पर कि एप्लीकेशन मनी 60 दिन के अंदर अलॉट हो जाना चाहिए. अगर एप्लीकेशन मनी 60 दिन के अंदर अलॉट नहीं होता है, लैंग्वेज मिल रहा है आपको, ये लिखा हुआ देखो, अगर वो 60 डेज के अंदर अलॉट नहीं होता है और रिफंड भी नहीं होता है तब कुछ प्रॉब्लम होने वाला है यहां पर, बिकॉज देन डिपॉजिट्स के सेक्शंस पिक्चर में आने वाले हैं. It should be allotted within 60 days, and if it is not refunded within 15 days from the completion of 60 days, तब वो डिपॉजिट माना जाएगा 15 दिन के बाद. Did you get this everyone? उसके बाद this is very interesting. एक कंपनी अगर अपने डायरेक्टर से कोई अमाउंट बोरो करता है, चाहे पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, दोनों कंपनी को एग्जेम्पशन अवेलेबल है. ऑफ कोर्स उसमें प्रोवाइजो दिया हुआ है, कंडीशन की डायरेक्टर्स एक डिक्लेरेशन देंगे कि ये पैसा हमने कोई और से बोरो नहीं किया है, एंड बोर्ड्स रिपोर्ट में डिस्क्लोजर्स भी रहेगा. बट अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से बोरो करता है, क्या वो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स है? वो भी एग्जेम्प्टेड है. क्या एक पब्लिक कंपनी जब अपने रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से बोरो करता है, क्या वो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स है? नो, बिकॉज रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर वाली छूट सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए थी. डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वहां पब्लिक प्राइवेट दोनों आ रहा था, पर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर वाली जो छूट थी वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए थी. डिड यू गेट दिस एवरीवन? वेरी गुड. उसके बाद यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखा था कि अमाउंट जो आप बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के द्वारा रेस करते हैं, क्या वो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स है? तो 3 बॉक्सेस में हमारा डिस्कशन चल रहा है. अगर वो फुल्ली सिक्योर्ड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है बाय टैंजिबल एसेट्स, मतलब गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इनटैंजिबल एसेट्स के द्वारा सिक्योर्ड नहीं, फुल्ली सिक्योर्ड है बाय टैंजिबल एसेट्स एंड फर्स्ट चार्ज उस पर क्रिएट हुआ है. ओके, एंड सिक्योर्ड बाय फर्स्ट चार्ज, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज का, चार्ज वाले चैप्टर में भी, और पारी पासु विद द फर्स्ट चार्ज, तो वो एग्जेम्प्टेड है. सर मैं फुल्ली सिक्योर्ड नहीं हूं बट मैं कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी हूं विद इन 10 इयर्स, तो भी वो एग्जेम्प्टेड है. वेरी गुड. या सर मैं तो अनसिक्योर्ड हूं तब मेरे को तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. अरे उदास मत हो, अगर अनसिक्योर्ड एनसीडीज हो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज हो, तो भी एग्जेम्प्टेड हो. तो बहुत ध्यान से इन तीनों बॉक्सेस को एकदम आंखों में और दिल में और माथे पर बसा लीजिए, बिकॉज यहां से कुछ क्वेश्चंस घूम फिर के आ सकता है और हो सकता है एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाए कोई कारण से, अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई ना हो. जैसे आपको दिखाएगा कंपल्सरी कन्वर्टेबल इक्विटी है बट विद इन 10 इयर्स नहीं हो रहा है. आपको दिखाएगा वहां फुल्ली सिक्योर्ड बॉन्ड्स है बाय इंटैंजिबल एसेट्स, तो भी नहीं मिला. या आपको आएगा अनसिक्योर्ड एनसीडीज है बट लिस्टेड नहीं है, तो भी नहीं मिला एग्जेम्पशन. उसी तरह देखिए एग्जाम में आया कि आप अपने एम्प्लॉय से कुछ बोरोइंग्स लेके रखे हैं, तो कंपनी एम्प्लॉय के नाम से भी बोरोइंग जमा करती है, पर अगर वो अप टू देयर एनुअल सैलरी जमा हो रही है, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है,
तब वो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स के लिस्ट में आता है। या कोई का और का अमानत का पैसा आप अपने पास रखते हैं, वो अगर नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है तो भी वो एग्जेम्प्टेड है। उसी तरह यहां पर लिखा हुआ है, दिस इज वेरी गुड पॉइंट, amount received in the course of and for the purpose of business of the company। ordinary course of business में बिजनेस चलाने के समय कई बार कंपनीज एडवांस पाती है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स अगेंस्ट के अगेंस्ट में जो एडवांस मिला है वो एडजस्ट हो जाना चाहिए 1 साल के अंदर। तो बच्चों ने रट लिया 1 साल के अंदर एडजस्ट होना चाहिए, बट नीचे देखो पॉइंट नंबर डी में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, कैपिटल गुड्स बनाने के लिए, यानी मशीन बनाती है आपकी कंपनी, उसके लिए एडवांस ले रही है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, वहां 1 ईयर वाला क्लॉज नहीं है। तो जानबूझ के एग्जाम में आएगा, मुझे एडवांस मिला है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मिला है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और कैपिटल गुड्स मिला है, तुम तो 1 ईयर वाला पॉइंट उसमें देखकर लिखोगे एग्जेम्पशन विथड्रॉन। पर ये मशीनरी जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए आप बना रहे हैं, ये 1 साल के ऊपर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो 1 साल के ऊपर है तो भी। ओ वेरी गुड। और बोलता है ये 1 साल वाली बात कभी कभी अप्लाई नहीं करेगी। ये कहां लिखा हुआ है? लिखा है अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ हो जाए तब ये अप्लाई नहीं करेगा। तो हो सकता है आपके इंटीग्रेटेड केस स्टडी में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हो कि आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया है क्वालिटी को लेकर या कोई भी पॉइंट को लेकर, तब वो 365 डेज के पॉइंट पर लकीर का फकीर नहीं बनना है आपको। उसी तरह यहां लिखा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको एडवांस मिला है बुकिंग करने के लिए, अगर एडजस्ट हो जाता है उस प्राइसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ईयर वाली नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज में थी, पर बाकी जगह वो 1 ईयर नहीं लिखा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो 1 ईयर हो भी नहीं सकता। रियल एस्टेट में आप 1 साल के अंदर नहीं 2-3 साल लग जाते हैं कई बार प्रोजेक्ट को पूरा खड़ा होने में। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर हमने देखा। और फिर एक पॉइंट और लिखा है, ए बी और डी कई बार रिफंडेबल हो जाते हैं, देन द अमाउंट शैल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट अंडर दीज रूल्स। अगर कोई कारण से रिफंडेबल हो जाता है तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज, 15 दिन के अंदर रिफंड कर दीजिएगा। जैसे ही पॉइंट ए बी और डी में कोई बुकिंग कैंसिल हो गई या आपका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, 15 दिन के अंदर रिफंड भी कर दीजिएगा। तो इस ABCD के अलावा आप अगर बेयर एक्ट रूल्स में देखोगे EFG भी होता है, जो मेरे बुक में अगले साइड में लिखा हुआ है। एडवांस, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, वारंटी फ्यूचर वारंटी प्रोवाइड करने के लिए कोई एडवांस पाई है, तो वो एडवांस अगर एज पर द कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है और 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस whichever is less, याद रखिएगा। तो एडवांस जो कॉमन बिजनेस प्रैक्टिसेस या 5 years इस पीरियड के लिए अगर पाए, दोनों में से जो लोअर पीरियड है उसके लिए अगर पाया जाता है तो इट इज कंसिडर्ड एज एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स। और मीडिया हाउसेस भी एडवांस पा के रखते हैं साल भर के पब्लिकेशन के लिए, तो दैट इज आल्सो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स, बिकॉज ये ट्रेंड है, उस टाइप के प्रैक्टिसेस वहां चलते हैं पब्लिशिंग हाउसेस में। सो दीज थिंग्स आर द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स। उसके अलावा आप देखोगे यहां पर कि प्रमोटर्स कई बार पैसा लेके आते हैं कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन्स, क्योंकि बैंक उनके लिए एक शर्त रख देता है कंपनी के लिए कि अगर आपको हमारे से लोन चाहिए तो प्रमोटर्स भी अनसिक्योर्ड लोन्स कंपनी को देंगे, उनका भी स्टेक इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जब तक बैंक का पैसा चुका नहीं देते ये वाला लोन एग्जेम्प्टेड है, तो प्रमोटर्स अपने आप लाए या अपने रिलेटिव से भी अगर प्रमोटर्स के आए वो भी एग्जेम्प्टेड माना जाता है। उसके अलावा यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं जो हमने किया था। ये चिट फंड वाले लोग जब पैसा रिसीव करते हैं, निधि कंपनी जब पैसा रिसीव करता है, या AIF फंड, अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम AIF फंड, या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड्स, दीज आर एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स। एंड स्टार्टअप कंपनी के लिए यहां पर एक पॉइंट दिखाई दिया था, जो पहले 5 years होता था, नाउ इट इज 10 years फ्रॉम 7 September 2020, कि 25 लाख और मोर अगर एक सिंगल ट्रांच में एक बार में 25 लाख या मोर इन अ सिंगल ट्रांच एक स्टार्टअप कंपनी को अगर मिलता है बाय कन्वर्टिबल नोट, कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, विद इन 10 years अगर कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज द केस ऑफ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स। 10 years वाला चीज अमेंडमेंट था, 7 September के पहले 5 years होता था। डिड यू गेट दिस? तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख रखी थी और बाकी सेक्शंस हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके थे पहले भी। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप भी पढ़ चुके होंगे। और एक चीज, ये एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स को कभी भी कैलकुलेशन में भी नहीं जोड़ते हैं। जब हम लोग निकालते हैं ना, अभी ऑलरेडी कितना डिपॉजिट्स ले लिया है और कितना लेने वाला है, दे आर नॉट एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ डिपॉजिट सीलिंग्स। तो इसके पहले भी एक मैराथन फास्ट ट्रैक रिवीजन था ऑन द डिपॉजिट्स पार्ट 1। सो दिस इज बेसिकली द एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स लेस द डिपॉजिट्स पार्ट 2। ओके, रिवाइज कर लीजिएगा फिर से।